वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो 12वीं परीक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और आगे जाकर के बीएसटीसी या प्री डीएलएड करके शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से आज जारी की गई है। प्री डीएलएड 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, डेट्स क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो ये देखें आप, अधिसूचना जो जारी की गई थी 5 तारीख को। अब इसमें आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6/3/2025 यानी 6 मार्च 2025 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 11/4/2025 है, यानी 11 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा जो इसके लिए एग्जाम होगा वो संभावित तिथि है 1 जून 2025। अब आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, कितना शुल्क रहेगा। तो डीएलएड सामान्य या डीएलएड शिक्षक संस्कृत, अगर आप जैसे 12वीं में आपके संस्कृत है, वरिष्ठ उपाध्याय वगैरह में, तो और एक ही एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 450 रुपए, और डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत दोनों अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए इसकी फीस देनी पड़ेगी। अब और डिटेल्स क्या है, साइट कैसे होगी, तो यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूं, ये वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा इस बार आयोजित करवा रहा है, जो इसका समन्वयक है। अब इसके लिए फॉर्म है, यहाँ से आप देखेंगे तो फॉर्म 2025 है। फाइंड फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर आपको पता करना है, फॉर्म भर दिया लेकिन फॉर्म नंबर आप भूल गए तो यहाँ से पता कर सकते हैं। रीप्रिंट फॉर्म, अगर फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट निकालना भूल गए तो यहाँ से रीप्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। डिटेल्स में बात करेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे फॉर्म 25 इस पे लिखा हुआ है, इसमें आ रहा है कमिंग सून, करंटली अवेलेबल फ्रॉम थ्रू ई मित्र, यानी अभी जैसे 6 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुका है तो ई मित्र से तो शुरू हो गए हैं, लेकिन आप अपने स्तर से अगर भरना चाहें तो 1-2 दिन में ये आप शुरू हो जाएगा। आप अपने स्तर भी भर सकते हैं और ई मित्र पे जाकर के भी भर सकते हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 11 अप्रैल 2025 है। अब और भी अगर इसके संबंध में कुछ समस्या है तो आप यहाँ से ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं साइट पे, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैंक से संबंधित अगर आपके भुगतान में कोई समस्या है, जैसे यहाँ HDFC बैंक का चालान वगैरह बढ़ेगा, उसके लिए भी यहाँ नंबर दिए हुए हैं, ईमेल आईडी दी हुई है, और कोई काम है कार्यालय से संबंधित तो आप ये ईमेल आईडी भी है और मोबाइल नंबर भी, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो अधिसूचना, एक तो मैंने आपको बता दी गाइडलाइंस इसकी क्या क्या है, डिटेल्स क्या क्या है, दिशा निर्देश। तो सबसे पहले ये जो दिशा निर्देश है, इसके लिए सामान्य दिशा निर्देश तो डेट्स है कि 6 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अंतिम तारीख 11 अप्रैल 2025 और परीक्षा की संभावित तिथि 1 जून 2025 है। अब योग्यता क्या है, तो इसमें योग्यता ये है कि जो भी स्टूडेंट बीएड बीएसटीसी या प्री डीएलएड जिसको बोलते हैं, अगर उसकी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके न्यूनतम 12वीं में 50% होना चाहिए सामान्य स्टूडेंट के लिए। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के स्टूडेंट उनके लिए 45%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट उनके लिए 45%, दिव्यांग अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए 40%, अगर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है तो उनके लिए न्यूनतम 12वीं में 45% होने चाहिए, और विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला है तो उनके लिए भी 12वीं में 45% होने चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद में विशेष ध्यान ये रखना कि जो वांछित न्यूनतम प्राप्तांक है, जैसे 50% है, 45% जो भी है, उसमें से एक अंक भी कम नहीं होना चाहिए। यानी जैसे मान लो 50% का क्राइटेरिया है तो इसमें जैसे 49.99% है तो भी वो पात्र नहीं है, पूरे के पूरे 50% होने चाहिए। यहाँ जैसे 45 है तो 45 की जगह अगर उसके परसेंटेज 44.99 बन रहे हैं, 44.99 बन रहे हैं, तो भी वो पात्र नहीं होगा। उसके पूरे 45% कम से कम होने चाहिए इस कैटेगरी में, और सामान्य कैटेगरी में 50% 12वीं में होने चाहिए, तभी वो अप्लाई कर पाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। और जो अभ्यर्थी 2025 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे हैं, जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी जैसे जो शुरू तो हो चुके हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम है वो 10 तारीख से 12वीं के शुरू हो जाएंगे। 1-2 पेपर शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो मुख्य इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको पता है 10 को है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें भाग ले रहे हैं वो भी आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन काउंसलिंग के समय उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और हालांकि काउंसलिंग अभी एग्जाम जून में होगा तो काउंसलिंग जुलाई, अगस्त, सितंबर में होगी, तब तक उनका 12वीं में कम से कम 50% या 45% जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार होनी जरूरी है। तो अगर आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत मेहनत करके दें ताकि आपके 50% या 45% पूरे हो जाए और आप फॉर्म आप भर पाए। तो इस बार 12वीं में जो एग्जाम परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी परसेंटेज है वो 50 या 45 जो भी है वो होनी चाहिए। आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 1 जून 2025 को 28 साल से अधिक नहीं हो, जो भी फॉर्म भरना चाहे वो 28 साल से ज्यादा वाले नहीं हो। लेकिन विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं की श्रेणी में अगर कोई महिला आवेदन करना चाहती है
तो उसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी उम्र में फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी या ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार के नियमों में जो भी छूट है, सामान्य रूप से 5 साल की जो छूट होती है तो उसके हिसाब से उनको छूट दी होगी। और आरक्षण के लिए जो भी नियम है वो राज्य सरकार के नियम में वो लागू होंगे। आवेदन प्रक्रिया है तो ऑनलाइन आवेदन है, वो साइट से होंगे। मैंने आपको साइट भी अभी बता दी, जैसे ये साइट है यहाँ से होंगे। अब यहाँ से 2 तरीके हैं, आप ई मित्र पे जाकर भी कर सकते हैं और खुद घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं। खुद भरने का फॉर्म में भी ऑप्शन है, वो काम नहीं कर रहा तो 1-2 दिन में काम शुरू कर देगा। तो आप खुद, मैं अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसका फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। अब इसके अलावा अभ्यर्थी राजस्थान के ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों बातें हैं, आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास में कोई कंप्यूटर का जानकार है, आपके अगर स्टूडेंट है, आप विद्यालय में है और आपके विद्यालय के कोई भी सर है, मैडम है, अगर वो फॉर्म भर सकती है तो वहां भी भरवा सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने तो ऑनलाइन पेमेंट है, वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद ही आप जो भी फॉर्म जमा हो उसकी कॉपी, प्रिंट हार्ड कॉपी आप जरूर सेव कर लें, सॉफ्ट कॉपी भी कर लें, हार्ड कॉपी भी कर लें। और ये जरूर ध्यान रखें कि कई स्टूडेंट है फॉर्म भरते हैं जल्दबाजी में, कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं, उसके बाद में गौर करते नहीं और वो गलती का सुधार नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद में जब एग्जाम समय आता है तब उनकी समस्या आती है। जैसे इस बार भी एक स्टूडेंट के जो रीट का फॉर्म था, उन्होंने सब्जेक्ट तो पढ़ना था सेकंड सब्जेक्ट संस्कृत, लेकिन गलती से इंग्लिश भर दिया और हार्ड कॉपी चेक की नहीं, ध्यान दिया नहीं, और जब प्रवेश पत्र आया उसमें जब देखा कि लैंग्वेज संस्कृत की बजाय इंग्लिश आई है तब पता चला, और उसके बाद में उनको काफी समस्या हुई। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी फॉर्म भरे उसको आप अच्छे तरह से गौर कर लें कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सही हो। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे और कार्यालय को हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पास में हार्ड कॉपी रखें। जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके काउंसलिंग में नंबर आएगा तब आपको उसको जरूरत पड़ेगी। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र या ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब जो मेन बात अंडरलाइन की हुई है वो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट लें। हमेशा प्रिंट अपने पास रखें। सॉफ्ट कॉपी भी आप पीडीएफ के रूप में अपने ईमेल में, मोबाइल में कहीं भी सेव कर लें। खास करके मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप अपनी कॉपी है उसको एक ईमेल में आप सेव कर लें, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको कहीं भी डाउनलोड कर सके। मोबाइल में कई बार क्या होता है कि मोबाइल में आपने ले लिया, लेकिन अगर मोबाइल खराब हो गया या डाटा डिलीट हो गया तो आपकी वो कॉपी है वो चली जाएगी। तो आप इसकी ये कॉपी अपने ईमेल में जरूर अपलोड कर लें और परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी अपने पास संभाल करके, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होता है। तो हार्ड कॉपी जरूर रखें, और नहीं तो सॉफ्ट कॉपी आप ईमेल वगैरह में रखें, तब आप कभी भी उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और आवेदन में अगर कोई त्रुटि होती है तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, जो भी ई मित्र वाला है उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए आपको स्वयं चेक करना है। और खास करके जब फॉर्म भरें तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ये जरूर स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें, क्योंकि कई स्टूडेंट के इसमें गड़बड़ होती है और बाद में समस्या होती है जब आपका एडमिशन होता है। तो अब आवेदन शुल्क है, तो अगर सामान्य डीएलएड का या संस्कृत का दोनों में से किसी एक पाठ्यक्रम का भरना चाहे तो 450 रुपये शुल्क है। और डीएलएड और संस्कृत दोनों में भरना चाहे किसी स्टूडेंट ने, संस्कृत में भी 12वीं की और सामान्य में भी की हुई है, तो वो दोनों पढ़ सकते हैं, उसके लिए 500 फीस है। और शुल्क है वो रिफंडेबल नहीं है, यानी नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर दायरे में आते हैं, नियमों निर्देशों के अंतर्गत पात्रता रखते हैं, आपकी परसेंटेज 12वीं में 50 या 45 जो भी है वो पूरे है, तभी फॉर्म भरें। इसके अलावा विस्तृत दिशा निर्देश एक बार और अच्छी तरह से पढ़ लें। सबसे बड़ी बात जो गलती जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो ये करते हैं कि अपना ईमेल आईडी खुद का या मोबाइल नंबर खुद का नहीं भर करके ई मित्र वाले का भर देते हैं। तो ई मित्र वाले की ईमेल आईडी पे जो भी है वो मैसेज आएगा, आपके काम नहीं आएगा। तो आप जब भी फॉर्म भरें अपना अपना सक्रिय मोबाइल नंबर जिसपे इनकमिंग सुविधा उपलब्ध हो और अपनी खुद की ईमेल आईडी भरें, और उसको समय समय पर चेक करते रहें। आपकी जो भी कोई मैसेज आएगा, आपका फॉर्म सबमिट होगा, उसका भी मैसेज आएगा तो आपके मोबाइल पे आएगा। अगर आप ई मित्र वाले से जाकर के कह दें कि आप अपना मोबाइल भर दो, अपना ईमेल भर दो, तब आपकी समस्या हो जाएगी, आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कंपटीशन का अगर आप फॉर्म भरें तो अपने खुद के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एक्टिव हो, सक्रिय हो, उसमें जैसे मोबाइल में भी इनकमिंग सुविधा वगैरह हो, ताकि आपके मैसेज वगैरह आते रहे। और हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं, नंबर भी है 9116828238। 8 बजे से शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी भी दी हुई है, वेबसाइट भी है। अब जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं में वरिष्ठ उपाध्याय यानी जिनके संस्कृत विषय है 12वीं में वरिष्ठ उपाध्याय से उत्तीर्ण किया, वो अपना फॉर्म भरते समय जरूर ध्यान रखें, अपना विकल्प है वो वरिष्ठ उपाध्याय का जरूर सेलेक्ट करें, नहीं तो उसका फॉर्म सामान्य में भरा जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। और जो भी फॉर्म भरे उस समय जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है, माता पिता की स्पेलिंग है,
वो 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार भरें, क्योंकि 10वीं के सर्टिफिकेट में जो है वो फाइनल है। और ये जरूर ध्यान रखें कि आपके अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में अन्य में कुछ गड़बड़ है तो आप उसको अपडेट करवा लें। और अभी ये भी सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रविष्टियां जिसमें फोटो है, साइन, फोटो हमेशा आपका लेटेस्ट अपडेट हो, ये जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप बहुत पुराना फोटो अपलोड कर लें और वहाँ आप एग्जाम में आपका फोटो का मिलान नहीं हो तो ऐसी स्थिति नहीं हो। माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, पति का नाम है, लिंग, जाति, मोबाइल नंबर वगैरह, इसमें कोई संशोधन है तो सही कर लें। उसके बाद ही आप आवेदन करें। और आवेदन पत्र अपलोड किए जाने वाला जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आप फोटो लेटेस्ट लगाए और आवेदन पत्र में जैसा फोटो डायरी में क्लीन शेव में लगाए गए परीक्षा हॉल में वैसी ही उपस्थिति दर्ज करानी होगी। तो यदि आप सेविंग डायरी रखते हैं तो डायरी रखें, उसी में फोटो पड़े। या मान लो आप अगर चश्मा रखते हैं तो आप फोटो में भी चश्मा वाला फोटो ही अपलोड करें, और जब आप एग्जाम में जाएं तब भी आपके चश्मा लगा हुआ होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। और विशेष कर के जो फैशन वाले चश्मे हैं, काले चश्मे वगैरह, उनका उपयोग नहीं करें। आपके अगर नंबर का चश्मा है तो वो लगा करके फोटो खिंचवाए, और जब आप एग्जाम में जाएं तब भी आपके पास में वही फोटो या वही आपका जो चेहरा है वो होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। यहाँ लिख भी दिया है कि काले या रंगीन चश्मे से खिंचा हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। और 10वीं की अंक तालिका आपको अपलोड करनी होगी। तो जब आप फॉर्म भरने जाएं ई मित्र पे या कहीं भी, तो 10वीं की मार्क लिस्ट आप जरूर लेके जाएं, क्योंकि सारा नाम की स्पेलिंग वगैरह सारा 10वीं से लिया जाएगा। और किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो अंतिम बार भरा हुआ आवेदन मान्य होगा। मान लो आपकी गलती हो जाती है तो आप दोबारा फॉर्म भर दें, और जो पुराना फॉर्म है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, और उसी के आधार पर प्रवेश पत्र जारी होगा। और दो से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन है वो निरस्त किए जा सकते हैं। इसलिए आप ज्यादा फॉर्म नहीं भरें, आप अच्छी तरह सावधानी से फॉर्म भरें। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों को पुनः जांच लें। यानी जब फाइनल सबमिट करें, पेमेंट करें, या पेमेंट में दोनों बातें हैं। अभी मैंने फॉर्म शुरू नहीं किया है तो कई बार तो पेमेंट है वो पहले ले लेते हैं, कई बार लास्ट में लेते हैं। तो जब भी आप फाइनल सबमिट करें, आप अपनी सारी प्रविष्टियां हैं, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम, माता का नाम, हस्बैंड वाइफ का नाम अगर लागू होता हो तो ये सारी अच्छी तरह से चेक कर लें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसा नहीं हो कि मोबाइल नंबर में आपके नंबर एक आध मिसमैच हो जाए और आपके मैसेज वगैरह किसी और के पास चले जाए, तो ये जरूर ध्यान रखें। और इस संबंध में ई मित्र वगैरह है, साइबर कैफे वगैरह या कंप्यूटर वगैरह जहाँ भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं उनके भरोसे नहीं रहे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा काम होता है और वो जल्दबाजी करते हैं। तो मेरी तो ये सलाह रहेगी कि आप अपने जो विद्यालय के सर वगैरह है, जो जानकार है कंप्यूटर के, उनसे ही फॉर्म भरवा लें, वो अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। फिर भी अगर आप ई मित्र से भरवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी डिटेल्स सारी चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। पुनः अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भलीभांति जांच कर लें और त्रुटि रही हो तो उसको सुधार कर लें, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं और आगे परिणाम भी आपके अयोग्य हो सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, जो भी आप डिटेल्स है अपनी वो चेक करें। अब फोटो के लिए क्या होगा, तो आपको नवीनतम जो फोटो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं हो, रंगीन साइज का फोटो हो, 100 KB तक है, और अंगूठा निशानी भी आपको लगानी है। तो आपकी 100 KB तक अंगूठा निशानी है वो जेपीजी में या जेपीईजी में, दोनों में से किसी में आप उसको तैयार कर लें। और साइन है वो भी 100 KB तक आप उसको कर लें। अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, कैटेगरी कोई है, सब कैटेगरी, जैसे कोई महिला है, विधवा है, तलाकशुदा है, दिव्यांग है, कोई भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, इनके प्रमाण पत्र वगैरह है वो भी सभी अपने पास में रखें, और बैंक खाता पासबुक वगैरह भी अपने पास में रखें, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशानी, हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना प्रविष्टि करने के पश्चात आवेदन की हार्ड कॉपी और आवश्यक जो भी प्रमाण होता है उसकी फोटो कॉपी है वो सत्यापित फोटो कॉपी अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको ये सारी जरूरत पड़ेगी। तो ये लापरवाही नहीं करें, आप सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, एक फाइल बना लें। और इसके अलावा आवेदन खुद चेक करें, किसी के भरोसे नहीं रहे। ई मित्र, साइबर कैफे ऑपरेटर के द्वारा अगर कोई गलत सूचना भेजी जाती है तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, तो आप खुद देख लें। और जिला का जो चयन करना पड़ेगा आपको, आपको 1 या 2 जिला की चॉइस मांगी जाएगी परीक्षा केंद्र के लिए, वो आप ध्यान से सबमिट करें। आपकी जो भी नजदीकी जिला हो, जहाँ भी आपको सुविधा हो, वो आप सेलेक्ट करें, उसमें बाद में चेंज नहीं होगा। अब आप जैसे अपना जिला कोई भर लेते हैं और बाद में कहेंगे आपका केंद्र है, परीक्षा केंद्र कहीं और आना चाहिए, तो इस संबंध में आप पहले से सोच कर ही फॉर्म भरें। और जो प्रवेश पत्र है वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे जब भी अपलोड होंगे। भुगतान संबंधी कोई समस्या तो मैंने नंबर बता दी, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको इसकी साइट पे, जो इसकी मेन साइट है, इस पे भी आपको सारे नंबर वगैरह ये सारे मिल जाएंगे, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप फॉर्म भरे उस समय सामान्य है, संस्कृत है या भाषाई अल्प संस्थान है, उसमें आप अगर आवेदन के इच्छुक है तो उसके अनुसार आप अपना विकल्प चयन करें। इसके अलावा जो कोई भी विवाद है तो उसका न्यायिक क्षेत्र कोटा न्यायालय होगा। और डीएलएड है तो जो प्रवेश परीक्षा है वो
सीधी सी बात है कि 12वीं उत्तीर्ण या 12वीं अध्ययनरत है वो भर सकते हैं। परसेंटेज का दायरा आप जरूर ध्यान रखें, क्राइटेरिया जो भी है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी या अन्य शर्तें भी पूर्ण होने पर योग्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जो भी योग्यता है वो आप जरूर देख लें। और जो अभ्यर्थी 2025 में इस साल 12वीं बोर्ड में सम्मिलित हुए हैं वो आवेदन करने के पात्र होंगे, लेकिन उन्हें काउंसलिंग के समय अपने परसेंटेज वगैरह है वो 50 या 45 है, उसकी मार्क लिस्ट आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और एज का मामला है तो 28 साल की मैक्सिमम एज है। तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए कोई लिमिट नहीं है। अन्य जो भी है आरक्षित वर्ग जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस है उसको निर्धारित छूट मिलेगी। और अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसको भी छूट मिलेगी। तो ये सारे नियम आप अच्छी तरह से देख लें। और जो आरक्षण का लाभ है वो राजस्थान के स्टूडेंट्स को मिलेगा। अगर राजस्थान के बाहर के कोई स्टूडेंट है तो वो सामान्य में गिने जाएंगे, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसके अलावा अगर कोई महिला है वो विधवा कैटेगरी में आवेदन कर रही है तो उसको अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं करने का सर्टिफिकेट वगैरह वो पेश करना पड़ेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो भी जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखें। ईडब्ल्यूएस का कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर बना लें। कई बार लोगों की समस्या ये होती है कि ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर देते हैं और सर्टिफिकेट बाद में बनाते हैं। तो नियम ये है कि परीक्षा का फॉर्म भरे उस समय आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी कैटेगरी वगैरह है भूतपूर्व सैनिक वगैरह उनके सारे नियम वगैरह आप अच्छी तरह से देख लें। तो मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या इस साइट पे जाकर के आप यहाँ से दिशा निर्देश और गाइडलाइंस अधिसूचना सारी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।